नमस्कार साथियों। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भारतीय संविधान के निर्माता को लेकर एक बहस की छिड़ी है। BN राव के नाम को आगे कर कहीं न कहीं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के योगदान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या है सच? आइए ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, कौन थे BN राव? BN राव ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सचिव थे। जब संविधान सभा के निर्माण प्रक्रिया के दौरान संविधान सभा को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सचिवालय का भी गठन किया गया था, जिसे संविधान कार्यालय भी कहते हैं। इस सचिवालय में BN राव को कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। नंबर 2, क्या BN राव संविधान सभा में किसी निर्णय प्रक्रिया के हिस्सा थे? यहाँ निर्णय प्रक्रिया से यह तात्पर्य है कि संविधान सभा में किसी ठराव को पेश करने वाली प्रक्रिया, संविधान सभा में उस ठराव के ऊपर चर्चा करने वाली प्रक्रिया, संविधान सभा में उस ठराव को पास करने वाली प्रक्रिया। क्या BN राव इस प्रक्रिया के हिस्सा थे? BN राव इस प्रक्रिया के हिस्सा नहीं थे। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश के विभिन्न विधानसभाओं द्वारा चुनकर और रियासतों द्वारा मनोनीत किए गए संविधान सभा के सदस्यों का था। BN राव सचिवालय के पदाधिकारी में से एक थे। सचिवालय एक सहायक सेवा यानी कि सपोर्ट सर्विस के रूप में काम करती थी, वो किसी निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी। इसलिए BN राव भी इस निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं। संविधान सभा द्वारा BN राव को क्या जिम्मेदारी दी गई थी, इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक महत्वपूर्ण ठराव पास किया गया। इस ठराव के अंतर्गत अब तक यानी कि जिस दिन से संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 से लेकर 29 अगस्त 1947 तक संविधान सभा द्वारा जितने भी निर्णय लिए गए, उन निर्णयों की जांच करने के लिए, उन निर्णयों में आवश्यक संशोधनों का सुझाव देने के लिए और उन सभी विषय जिन पर संविधान सभा ने अब तक विचार ही नहीं किया गया लेकिन वे संविधान में आवश्यक है, उन सभी विषयों को शामिल करने के उद्देश्य से डॉक्टर आम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाली मसौदा समिति का गठन किया गया। इसी ठराव के अंतर्गत मसौदा समिति की सुविधा के लिए संविधान सभा द्वारा जितने भी निर्णय लिए गए थे, उन निर्णय को एकीकृत दस्तावेज के रूप में तैयार करने की जिम्मेदारी संविधान सचिवालय को दी गई थी। हमें यहाँ ये बात स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि किसी भी तरह के निर्णयों को एकीकृत करने के लिए या संकलित करने के लिए या लिपिबद्ध करने के लिए बाबा साहब या संविधान सभा के अन्य कोई भी सदस्य संविधान सभा में नहीं गए। इस तरह की प्रशासनिक और तकनीकी सेवा प्रदान करने का काम संविधान सचिवालय के अधिकारियों का था। इसलिए इस कार्य को संविधान सचिवालय को सौंपा गया। इस काम को BN राव के नेतृत्व में सचिवालय की विशेषज्ञ समिति के द्वारा एक संकलित दस्तावेज के रूप में तैयार करके 1 अक्टूबर 1947 को मसौदा समिति को सौंपा गया। इस कच्चे मसौदे में 240 अनुच्छेद शामिल थे, जिसे 23 भागों और 13 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। इसी कच्चे मसौदे को BN राव का मसौदा कर प्रचारित किया जाता है। क्या BN राव के नेतृत्व में तैयार इस दस्तावेज को फाइनल ड्राफ्ट कहा जा सकता है, जैसे कि आजकल कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा प्रचारित किया जाता है? यह दस्तावेज संविधान सभा के निर्णयों को विविध देशों के कानूनों के आधार पर लिपिबद्ध किया गया एक संकलित दस्तावेज मात्र था, जिसे डॉक्टर आम्बेडकर के नेतृत्व वाली मसौदा समिति के कार्य के लिए कार्यकारी दस्तावेज के रूप में तैयार किया गया था। संविधान सभा की डिबेटों में इस दस्तावेज के लिए डॉक्यूमेंट, मटेरियल, टेस्ट या फिर रिपोर्ट जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है।
लेकिन किसी भी तरह इसे प्रत्यक्ष रूप से ड्राफ्ट, चाहे वो फाइनल हो या प्राइमरी हो, का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इस दस्तावेज पर कई मुद्दों पर असहमति जताई गई थी। इसमें मुख्य रूप से इसे बहुत ही अधिक पक्षली प्रभावी, अस्पष्ट या भारतीय समाज से मेल न खाने वाला माना गया था। यह दस्तावेज जटिल और कानूनी भाषा में था, जो आम भारतीयों की समझ से बाहर का था। कुछ सदस्यों ने इसे बहुत ही प्रारंभिक और अपरिष्कृत माना, क्योंकि इसे संविधान सभा की पूरी सभा के साथ व्यापक विचार विमर्श के बिना तैयार किया गया था। इस विषय को लेकर टीटी कृष्णाचारी ने अपने वक्तव्य में BN राव और उसकी विशेषज्ञ टीम के बारे में ज्यादा स्पष्ट किया है। वे कहते हैं, विशेषज्ञ समिति की कार्य प्रणाली पूरी तरह संतोषजनक नहीं थी। समिति को सौंपे गए विषय की गंभीरता का भी एहसास नहीं था, न ही वे उन्हें सौंपे गए विषयों के संबंध में प्रारूप समिति को सलाह देने में सक्षम थे। संविधान सभा के जिन निर्णयों के आधार पर दस्तावेज बनाए गए और मसौदे तैयार किए गए, उन निर्णयों में बाबा साहब का क्या योगदान था और बाबा साहब के जिस भाषण का हवाला दे देकर कुछ तथाकथित लोग बाबा साहब को ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब के उस भाषण का सच जानने के लिए हमारे वीडियो का दूसरा भाग जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।